साथियों, चुनाव तक पर आपका स्वागत है। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं, जो रिजर्वेशन बिल आज सरकार के द्वारा लेकर आया गया, हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार नरेश जी। आपके सभी हमारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हमारे बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष जी से हम ये जानेंगे कि कैसे सरकार रिजर्वेशन बिल लेकर आई और कितने सालों के बाद मोदी सरकार ने एक कारनामा किया, क्योंकि पहले बहुत सी सरकारें इसको लेकर भी आई, लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं पा सकी। तो हम डॉक्टर आशीष जी से इस बिल के बारे में जानेंगे और क्या प्रयास बीजेपी के इसके बारे में रहे। डॉक्टर आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नरेश जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मैं डॉक्टर आशीष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बहुत इस बहुत गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज मुझे पहली बार आपके चैनल पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही बहुत में बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद हमारे सर। सबके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट में आज जब पहली बार कोई बिल प्रोड्यूस करना था, तो वो पहला बिल ही नए संसद की बिल्डिंग में जो रखा गया वो था वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये बहुत ही अपने आप में एक स्वागत का एक विषय है, क्योंकि पिछले 27 साल से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल हिचकोले खा रहा था, कभी आने की प्रयास में तो कभी दबाए जाने के प्रयास में, लेकिन ये पार नहीं निकल पा रहा था। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी ने आज ये सबके सम्मुख अपनी प्रार्थना भी रखी है ऑपोजिशन पार्टीज को कि सकारात्मक इस पे चर्चा हो। और हम सब चाहते हैं कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है ये पास होके जल्दी से जल्दी हो सके तो कल ही इसको आगे कर दिया जाए, क्योंकि टेबल किया जा चुका है। नरेश जी, ये समझना होगा हमें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो नाम मोदी जी ने आज सुझाव दिया वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ध्यान से नाम को ही समझें अगर हम, तो ये सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन यानी आरक्षण के ऊपर विषय नहीं है। ये विषय किसके ऊपर है? नारी के शक्ति के वंदन का विषय है। क्योंकि हमारी संस्कृति ये मानती है कि नारी ही नारायणी है। हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि पहले सियाराम में सिया शब्द आता है, राधा कृष्ण में राधा शब्द पहले आता है, लक्ष्मी गणेश में लक्ष्मी शब्द पहले आता है, नारी शब्द में ही नर शब्द समाया हुआ है, वुमेन शब्द के अंदर मैन शब्द छुपा हुआ है। तो ये नारी की महिमा अगर कोई समझ सका तो वो हमारे मोदी जी समझते हुए नारी सशक्तिकरण के लिए इससे पहले भी बहुत कदम उठा चुके, और अब फिर से नारी सशक्तिकरण के लिए ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आया गया है, जिसके तहत 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, फिर चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग विधानसभा के नाम से जानते हैं। ये समझना और भी उचित है आपके व्यूअर्स के लिए कि आज की डेट में जहां पे विधानसभा लोकसभा में इस समय वुमेन रिप्रेजेंटेशन मात्र जिसे कहेंगे ना सिर्फ थोड़ी सी है, वो थोड़ी सी भी कितनी 10 से 15%, अगर उसको 33% पे हम लोग लाने में कामयाब हो गए तो आज की डेट में जहां 80-82 सांसद महिला सांसद हैं, वहीं पे 181 महिला सांसद हो जाएंगे 543 में से, जो महिलाओं की बात पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, नारी सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ही अहम कदम होगा, ऐसा हम सबको लगता है। देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा, आप सोचेंगे, आपके व्यूअर्स भी सोचेंगे कि आखिर ये बिल ला कौन रहा है? जब सब इस बिल को लाने के हक में हैं, तो ये हल्ला क्यों बरपा है? क्यों मीडिया चैनल्स में ये आपस में कभी बीजेपी वाले, कभी कांग्रेस वाले, कभी आम आदमी पार्टी वाले ये गुत्थम गुत्था क्यों हो रहे हैं? जिस चीज में सबकी रजामंदी है, तो आखिर ये लड़ाई है किस बात की? ये लड़ाई है क्रेडिट की। क्रेडिट चोरी का प्रयास, यानी
करे कोई और रिबन काटने कोई और आ जाए, ये प्रयास इस समय राजनीति में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। पिछले 27 साल से अगर मैंने आपको बताया कि ये बिल हिचकोले खा रहा था, लटक रहा था, पार नहीं होने पा रहा था, क्योंकि पहली बार जब ये लाया गया तो 1996 1996 12 सितंबर को देवगौड़ा साहब की सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फेल हो गया, पार नहीं निकल पाया, तो जेपीसी को रेफर कर दिया गया। फिर कुछ साल बाद, 2 साल बाद 1998 में अटल बिहारी सरकार ने इसको लाने का प्रयास किया। ये भी लोकसभा में पार नहीं निकल पाया, मेजॉरिटी नहीं थी। फिर दोबारा ट्राई किया अटल सरकार ने, 1999 में किया, 2002 में किया, 2003 में किया, यानी 4 बार वाजपेयी सरकार ने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये पार नहीं निकल पाया। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे अधीर रंजन जी हो, और चाहे बाद में सोनिया जी हो, ये सब ये क्रेडिट लेने के चक्कर में दिखाई दिए मीडिया पे, जब इन्होंने कहा कि ये तो हमारा लाया हुआ था, ये तो हमने किया था, इसकी तो प्लिंथ सब हमने तैयार की थी। तो आपके व्यूअर्स को सच जानना जरूरी है। 2004 में मनमोहन सरकार ने इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इंक्लूड किया कि इस बिल को लाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है, 2004 में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इंक्लूड किया नरेश जी, तो इसको टेबल कब किया, 2008 में। 4 साल लग गए उनको इस बिल को टेबल करने में, जबकि वो सरकार में थे। क्या कर रहे थे भाई आप 4 साल से? और उसके बाद जब ये यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया तो वो सन था 2010, यानी टेबल करने में 4 साल और टेबल करने के बाद डिस्कशन करने में 2 साल। और आपने देखा कल ही मोदी सरकार ने इसको कैबिनेट में रखा, कल ही इसको अप्रूव कराया और आज इसको पार्लियामेंट में टेबल कर दिया है। इसको काम को आगे बढ़ाने की, और किसकी नीयत दिखाई देती है, अटकाने, भटकाने और लटकाने की। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे कांग्रेस सरकार उस समय, इसलिए 2010 में जब उसको टेबल किया गया तो वो राज्यसभा में पास भी हो गया। तारीख थी 9 मार्च 2010 की। अब सबकी उम्मीदें जाग गई कि भैया अब तो ये लगता है बिल में कन्वर्ट हो ही जाएगा, पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। लेकिन आपके दर्शकों को हैरानी होगी, राज्यसभा में पास करने के बाद कांग्रेस ने कभी उसको लोकसभा में दोबारा चर्चा के लिए उठाया ही नहीं। और अंततः 2014 में वो बिल एक्सपायर कर गया, लैप्स हो गया। बताइए क्या इच्छा शक्ति थी उनकी इस बिल को लाने की? अगर होती तो ये इंसिडेंस, डेट और आपको तारीख समेत मैंने बताया, ऐसा क्यों हुआ होता। आतिशी जी टेबल ये होने के बाद मीडिया पे आती हैं और कहती हैं ये मोदी सरकार का भुलावा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, डमकाना है, उनकी नीयत नहीं है। उनकी भी थोड़ी सच्चाई आपको बता देता हूं। आज की डेट में दिल्ली में आपके 62 एमएलए हैं, 62 एमएलए, और मालूम आपको उनमें से महिला एमएलए कितने हैं? मात्र 8, यानी तकरीबन 12%। यानी खुद आप 12% महिलाओं को सीट दे रहे हैं, और यहां पे मोदी सरकार 33% का बिल लेके आई है, तो आप उसमें भी गलतियां निकालने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आड़तोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपके दर्शक समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद ये कहा गया कि ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए करके ये लेके आए हैं, जैसे कि मोदी सरकार ने इससे पहले कभी महिलाओं के लिए कुछ किया ही ना हो। महिलाओं के लिए हमने क्या किया वो तो अभी आपको सबूत के रूप में बताऊंगा, लेकिन डाटा, फिगर्स अपने आप बोलती हैं। और वो फिगर्स ये कहती हैं कि 2014 में जहां पे फीमेल वोटर्स की परसेंटेज बीजेपी को जो मिली वो 29% थी, तो नरेश जी 2019 में एक कार्यकाल मोदी जी का पूरा होने के बाद वो परसेंटेज फीमेल वोटर्स की 29 से बढ़ के 36 हो गई थी। अगर महिलाओं के लिए कुछ ना किया होता तो जहां 2014 में
29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं पे 2019 में 29% की बजाय 36% कैसे हो जाती। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए अजब काम किए हैं, गजब काम किए हैं, इसकी वजह से अब 2024 में ये 36% भी 50% तक पहुंच जाए तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उदाहरण के रूप में आप बताइएगा, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किसने किया? अब वो ट्रिपल तलाक जो था ना, वो महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ी वजह थी। और ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करके क्या महिला सशक्तिकरण की तरफ एक सुदृढ़ कदम मोदी जी ने नहीं बढ़ाया? आप बताइएगा, 370 की एब्रोगेशन जहां पे बहुत हद तक काफी लोगों को अफेक्ट करती है, वहां पे महिलाओं को खास तौर पे कुछ स्पेशल राइट्स से वंचित रखा गया था। वो स्पेशल राइट्स उनको वापस दिलाने का काम 370 के एब्रोगेशन ने किया या नहीं किया? ये तो बड़े बड़े विषय हो गए। मैं अगर आपको छोटे छोटे विषय बताऊं ना नरेश जी, तो पीएम आवास योजना के तहत महिला लाभार्थी 69% हैं। एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं, कोई भी हमारा विरोधी इसको चेक कर सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां पे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात थी, क्योंकि जब वो मुंह अंधेरे खेतों में जाती थी शौच करने के लिए, तो बहुत से गलत कर्म उस टाइम पे ऐसा होता है पाया गया था। इसलिए उनको सुरक्षा देने के लिए 12.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण क्या मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुआ? स्टैंड अप इंडिया मिशन में 81% लाभार्थी जो हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं नरेश जी। आपके व्यूअर्स समझ रहे होंगे इस बात को कि जब मैं पीएम उज्ज्वला योजना की बात करता हूं, जहां हमारे घर की खासकर ग्रामीण घरों की माएं और बहनें चूल्हे में फूंक मार मार के अपने फेफड़ों में धुआं भर लिया करती थी, तो वहां पीएम उज्ज्वला योजना लाके महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए तकरीबन 9.25 करोड़ एलपीजी कलेक्शन कनेक्शन अगर बांटे गए, तो क्या वो मोदी के कार्यकाल में नहीं बांटे गए? आप सोच के देखिएगा। परमानेंट कमीशन, परमानेंट कमीशन यानी स्थायी कमीशन जिसको बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में सशक्त बल में ये लाने का काम मोदी राज्य में ही हुआ। मुद्रा लोन 27 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अब तक दिए जा चुके हैं, जो शायद आपके बहुत से जानते भी नहीं होंगे दर्शक। आज तक की कितनी सरकारें आई, कितनों ने मातृत्व की तरफ ध्यान दिया और नवजात शिशु की तरफ ध्यान दिया। मिडिल क्लास माएं अपने बच्चे को इसलिए छोड़ के काम पे वापस चली जाती थी नौकरी पे, क्योंकि पैसे कटेंगे, और वो पैसे की अहमियत एक मिडिल क्लास मां समझती है। इसलिए दिल पे पत्थर रख के नवजात बच्चे को छोड़ के उसको काम पे जाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने इस चीज को समझा, इसलिए विद सैलरी जो मैटरनिटी लीव मिलती थी ना 12 हफ्ते की, उसको बढ़ा के 26 हफ्ते कर दिया गया। बताइएगा, क्या ये सुदृढ़ करने के लिए मातृ शक्ति को, नारी सशक्तिकरण की तरफ ये काम नहीं किया गया क्या? आप खुद समझिएगा कि इन्हीं के फलस्वरूप एनएचएफएस का जो डाटा निकलता है ना, जिसमें मेल इज टू फीमेल की रेशो निकाली जाती है, वो पहली बार ऐसा हुआ कि पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल 1020 की रेशो आई। यानी हमारे देश में 1000 आदमियों के ऊपर 1020 महिलाएं हैं। ये पहली बार ये डाटा फीमेल की रेशो बढ़ गई। ऐसे ही तो नहीं हो गया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, बहुत प्रयास लगे ना इसमें। इसीलिए तो कहता हूं कि मुद्रा लोन जहां 27 करोड़ दिए गए हों, जनधन जहां 27 करोड़ दिए गए हों। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात नरेश जी, अपनी बात को ऑलमोस्ट खत्म करते करते मैं एक दो बहुत कॉमन बातें बताऊंगा। जन औषधि केंद्र जो खोले गए जहां सस्ती दवाइयां मिलती हैं, वो आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन महिलाओं का इसमें जिक्र में मैं ये क्यों लाया? 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए मोदी सरकार ने। और अब तक तकरीबन 27 करोड़ सैनिटरी पैड्स का वितरण हो चुका है। सोच के देखिएगा, जो लोग महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में पैसे की कमी की वजह से अन्य साधन इस्तेमाल करती थी और फिर बीमारियों का घर, यहां तक कि मौत के मुंह तक में जाना पड़ता था,
आज 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध करा के क्या मोदी सरकार उनके प्रति अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही है? स्कूल में छोटी-छोटी बच्चियां जाती हैं ना, 9.5 लाख अलग से शौचालय सिर्फ स्कूल में जाने वाली बच्चियों के लिए निर्माण किए गए। नरेश जी, ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए ना, ये इसलिए दिए क्योंकि बहुत से लोग ये भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने इलेक्शन आने के नाम पे ये एक जुमला दे दिया, जबकि सच ये है कि ये अभी 2024 में इंप्लीमेंट होने ही नहीं वाला है। क्यों इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है? क्योंकि इसकी कुछ बारीकियां, कुछ पेचीदगियां और भी ज्यादा समझ में आएंगी लोगों को कल, जब वो लॉ मिनिस्टर और बाकी लोगों का 6 घंटे की चर्चा इस पे कल होनी निर्धारित है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं अभी कि पहली बात तो आज तक इसको अपोज किसने किया? आरजेडी ने अपोज किया। आज तक इसको अपोज किसने किया? आज तक इसको अपोज किया जेडीयू ने। तो ये पूछना है इंडी गठबंधन को अपने साथियों से कि भैया इस बार आप इसको अपोज करोगे या प्रपोज करोगे? दुविधा वहां है, हमारे बीच में दुविधा नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये एक और बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर कुछ क्लॉजेस लगाए गए हैं। वो क्लॉज ये कहते हैं कि ये एकदम एकदम से अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, पहले ये सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। पास हो जाने के बाद जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद जो है इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अर्थात शायद इसमें 2 से 3 साल अभी लगेंगे, ये एकदम से नहीं होगा। तो बहुत से लोग इसका भी एक विषय बना रहे हैं कि अगर 2024 में नहीं करना है तो ये अभी लाने का फायदा क्या? अरे भैया, अगर 2024 में करने का कह देते ना मोदी जी, तो फिर आप कहते कि पिछले 9.5 साल क्या कर रहे थे, इलेक्शन सिर पे हैं, अब फायदा लेने के लिए आपने इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कहने का अर्थ बहुत सीधा सा है कि इस समय सबको पता है कि मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की ठान ली है, इसलिए ये बिल कन्वर्ट होके इंप्लीमेंट भी होगा। इसीलिए इस समय हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी इस क्रेडिट रेस में दौड़ गई है कि हम कहें ये हमारी वजह से पास हुआ, हम कहें ये हमारे प्रयास से पास हुआ। तो बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले मैं किसी मित्र को छोड़ने रेलवे स्टेशन गया। नरेश जी, बड़ा विचित्र नजारा देखा। वहां एक आदमी ऑलमोस्ट जब ट्रेन चलने वाली थी तो ट्रेन को ऐसे हाथ लगा के खड़ा हो गया और जैसी ट्रेन चली उसने यूं ऐसे करके धक्का दिया और सब लोगों को जोर जोर से कहने लगा, देखा मेरे धक्के का कमाल, ये मेरा धक्का ही है जिससे ये ट्रेन चल पड़ी और देखना अब कई 100 किलोमीटर तक चलती ही जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। तो कुछ ऐसा ही इस समय ऑपोजिशन वाले भी क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। पता है कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण करके रहेंगे, पता है नारी शक्ति के सम्मान में मोदी जी ये सब बिल को पास करेंगे। तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और हम भी ये कह के क्रेडिट ले लें कि आखिर इस बिल को हमारे कहने से पास किया गया। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी की राजनीति। जो विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको जरूर आना चाहिए। तो वहीं पे मैंने आपको बताया आरजेडी और जेडीयू हमेशा से इसके खिलाफत करते रहे हैं। यहां तक कि आप ये समझिएगा कि पहले कई बार जब कांग्रेस ने भी इसको लाने का प्रयास किया, और मैंने आपको बताया 4 बार इसको लाने का प्रयास, एक जेन्युइन प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी किया। क्योंकि कांग्रेस ने तो दिखावा किया, जो मैंने अभी आपको समझा दिया और बता दिया कि जब उनकी सरकार थी तो वो अगले कितने कितने साल, पहले 4 साल उन्होंने यही लगा दिए कि भाई इसको टेबल करें, फिर टेबल करने के बाद 2 साल लगा दिए कि इसको कैबिनेट नोट में लेके आए, और फिर उसके बाद राज्यसभा में पास भी हो गया। तो अगले 4 साल कंसिडरेशन के लिए लोकसभा में इस विषय को उठाया ही नहीं। यानी वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, लेकिन क्लियरली अपोज कर रहे थे आरजेडी और जेडीयू। अब इस समय उनको अपना स्टैंड क्लियर करना है। क्या इंडी गठबंधन इस समय इस बिल को सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस कहती है हम कर रहे हैं, ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जातीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से बहुत अलग होती है। तो जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, इनको अपनी क्षेत्रीय राजनीति छोड़ पाना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए ये आपस में इनकी विचारधारा का अलग होना, इनके एक हमराय होना
मुझे लगता नहीं है मुमकिन हो पाएगा। बाकी ये उनकी प्रॉब्लम है। हमें तो इतना पता है कि वहां पे तो सीधी सी बात है कि एक अनार और 100 बीमार है, बिन दूल्हे की वो बारात है। इसलिए उनकी तो अलग अलग राय सबकी होगी, इसमें हमें कोई दो राह नहीं है नरेश। ओके सर। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी आज हमारे साथ जुड़े। सर धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।